गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में स्टडी करेंगे। संप्रेषण से तात्पर्य है कि अपने भावनाएं, विचार और अपनी जो भी सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उन्हें दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना या सेंड करना, यही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। अब इस संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषण के जो सिद्धांत है उसमें संप्रेषण के सिद्धांत। अब संप्रेषण के सिद्धांत में है सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है सजगता का सिद्धांत। सजगता का सिद्धांत, सजगता अटेंशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं एकदम एक्टिव। तो इसमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक तो होता है कम्युनिकेटर, जो संप्रेषण करता है, ठीक है, कम्युनिकेटर। और ये क्या सेंड करते हैं, एकदम जो भी मैसेज करते हैं वो बहुत ही एक्टिवली या एक्टिवनेस हम इसे कह सकते हैं। एक्टिवनेस यानी एकदम सजग और एक्टिव होते हैं, तभी जाकर के जो रिसीवर है, जो हमारा संदेश को रिसीव करता है, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर, कम्युनिकेटर, जो संप्रेषक है, जो संप्रेषण सेंड कर रहा है, और उसे एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिवनेस तो बेसिकली दोनों की ही एक्टिवनेस होना आवश्यक है, चाहे वो कम्युनिकेटर हो चाहे वो रिसीवर हो। रिसीवर यानी जो संदेश प्राप्त कर रहा है, तो इन दोनों का एक्टिव होना आवश्यक है, और दोनों ही एक्टिव रहेंगे तभी संप्रेषण की प्रक्रिया रहेगी, अन्यथा संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से, अगर मैं ध्यान नहीं दूं, मैं रिसीवर हूं, मैं ध्यान नहीं दूं, तो जो कम्युनिकेटर ने जो संदेश मुझे भेजा है वो, या संप्रेषण जो किया है वो मुझे नहीं प्राप्त हो पाएगा, या मैं उसे समझ नहीं पाऊंगी, या मुझे ध्यान नहीं रहेगा, मेरा किसी और काम में या किसी और बात में ध्यान रहेगा। तो सजगता इन द मीन्स कम्युनिकेटर, और अगर कम्युनिकेटर भी ऐसे ही कोई भी बात कह देता है और रिसीवर उसे ध्यान से सुन रहा है, लेकिन कम्युनिकेटर का कोई भी रोल, चाहे उसकी संप्रेषण कौशल है वो सही नहीं है, या फिर उसमें एक्टिवनेस नहीं है, तो रिसीवर भी फिर आगे जाकर के उसके जो संप्रेषण कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए सजगता के सिद्धांत का इसमें पालन किया जाता है। इसमें कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों का ही एक्टिव होना आवश्यक है। अब सेकंड जो सिद्धांत है वह है योग्यता का सिद्धांत, यानी योग्यता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी, योग्यता। अब योग्यता किस किस के बीच, दोनों ही, चाहे वो कम्युनिकेटर हो या और कहने से और रिसीवर, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, अपने आप में
योग्य होने चाहिए। जब तक ये दोनों योग्य नहीं होंगे तब तक जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी नहीं होगा। और अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं योग्यता के संदर्भ में कि योग्यता, यानी हम इसमें एग्जांपल लेते हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स का। ठीक है, टीचर क्या करता है, एक तरह से कम्युनिकेटर है और स्टूडेंट रिसीवर है। अब अगर टीचर अपने कंटेंट में मास्टर नहीं है, कंटेंट में मास्टर नहीं है, योग्य नहीं है, विषय का ज्ञाता नहीं है, तो जो कम्युनिकेशन वो स्टूडेंट्स को कन्वे करेगा वो प्रॉपर वे पर नहीं होगा। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट अपने आप में एबल नहीं है किसी बात को समझने के लिए या उनका ज्ञान उस स्तर का नहीं है, तो भी उनमें भी योग्यता नहीं होने के कारण भी कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं होगा। इसलिए इन दोनों को क्या है, योग्य होना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक, ये दोनों हैं, तभी जाकर के कम्युनिकेशन प्रभावी होगा और संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रूप में जानते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहलाती है। और इसी के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल टीचर को आना आवश्यक है, तभी कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, अन्यथा कम्युनिकेशन में बाधा होगी। अब जो थर्ड थ्योरी है, थर्ड है वह है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता यानी कोलैबोरेशन। सहभागिता के बीच जो कम्युनिकेटर है और रिसीवर है, इन दोनों का आपस में सहभागी होना आवश्यक है, क्योंकि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। क्या है, द्विपक्षीय। अब द्विपक्षीय के अंतर्गत जो है, एक तो होता है हमारे, आप इसी में सेम चीज ही रिपीट हो रही है, कम्युनिकेटर, और जो सेकंड है वो है रिसीवर। तो इन दोनों के बीच, अब ये दो या रिसीवर जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का आपस में कोलैबोरेशन होना जरूरी है, तभी जो संप्रेषण है वो प्रभावी होगा, अन्यथा संप्रेषण अप्रभावी होगा। अब नेक्स्ट इसका आता है जो सिद्धांत है कि उचित सामग्री का सिद्धांत। उचित सामग्री का सिद्धांत। अब उचित सामग्री के अंतर्गत जो भी सामग्री कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है, चाहे वो कंटेंट के रूप में हो सकती है या मीडियम के लिए जो हमने रिसोर्सेज है, चाहे ईमेल किया है या पोस्ट किया है या लेटर लिखा है, एनीथिंग एल्स, या किसी पर्सन को हमने एक सेंटर बना करके भेजा उसको बात कह के, तो ये सारी जो उचित सामग्री है ये बिल्कुल प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। और जब तक ये उचित सामग्री प्रॉपर रूप में व्यवस्थित नहीं होगी तब तक जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। अब इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अगर हम एग्जांपल देते हैं, तो जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं, तो लेसन प्लानिंग का जब हम उचित सामग्री अगर हमारे पास होगी एक तरह से टीचिंग एड के रूप में, तो
जो हमारा संप्रेषण है और हम जिस कंटेंट को अच्छी तरह से समझाना चाह रहे हैं वो क्या है, बहुत ही प्रॉपर रूप में समझाई जा सकती है। और सहायक सामग्री क्या करती है, हमारे कंटेंट को एक तरह से प्रभावशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो कम्युनिकेटर एज ए टीचर जो जिस लेसन को स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है उसे वो इस सामग्री के माध्यम से अच्छी तरह से समझा सकता है। तो इसलिए संप्रेषण के सिद्धांतों में उचित सामग्री के सिद्धांत का भी अनुपालन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है और इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि उचित सामग्री, सामग्री कैसी हो, फिर वो सामग्री हो जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के आयु, उनके स्तर तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आवश्यकता के अनुरूप हो, क्योंकि अगर ये सामग्री ऐसी है कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सामग्री हमने ले ली बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग, तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना आना चाहिए। साथ ही टीचर को भी कि सामग्री के साथ साथ एक तरह से संप्रेषण कौशल और टीचर की को विषय का ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्योंकि सामग्री का प्रेजेंटेशन की सफलता जब भी है जब शिक्षक द्वारा उसे प्रभावी कम्युनिकेशन के माध्यम से स्पष्ट किया जा सके और शिक्षक को इस सामग्री को अच्छी तरह से प्रेजेंट समझाने के लिए विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये दोनों बातें आती हैं। अब आता है नेक्स्ट संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम, अब संप्रेषण के माध्यम में हम जो भी हम कह सकते हैं या फिर कम्युनिकेटर जो संप्रेषण करता है वो कौन से माध्यमों का प्रयोग करता है। अब इस माध्यम के अंतर्गत जो होते हैं वह हमारे जैसे हम मेल कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर की बात करें तो मेल हो गया, लेटर हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया या कोई मैगजीन हो गई या पोस्ट कुछ भी रजिस्टर्ड है या स्पीड पोस्ट है वो है। सोशल मीडिया के आजकल मोबाइल फोन भी एक मीडियम हो गया है जिसमें विभिन्न जो सोशल एप्स हैं सोशल मीडिया के, जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे आजकल मीटिंग एप्स भी आ गए हैं जिसमें हम एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके गूगल मीट है या मीट नाउ है, जूम ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट टीम एक ऐप है, कैशियो वेबएक्स, तो ये बहुत सारे ऐप्स हैं और इन ऐप्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम सोशल मीडिया में अपना जो भी हम संप्रेषण सेंड करना चाहते हैं वो इन डिफरेंट मीडियम्स के माध्यम से हम इसे सेंड कर सकते हैं। तो इसमें ये जो मीडियम है वो बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली होना चाहिए, तभी हम जो भी सेंड करना चाह रहे हैं या मैसेज रिसीवर को तो वो प्रभावशाली तरीके से पहुंच सके। अगर कहीं बाधा उत्पन्न हुई तो संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है संप्रेषण के सिद्धांत में, वो संप्रेषण के सिद्धांत में है सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। तो सहायक और बाधक तत्व, अब संप्रेषण जो होता है वो नॉर्मली
कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच संपादित होने वाली एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में बहुत से तो सहायक तत्व होते हैं जिसमें हम संप्रेषण के माध्यमों को प्रयुक्त कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को भी एक मीडियम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो सहायक और बाधक तत्वों में जैसे जो आते हैं वो होता है जैसे प्रकाश, अगर क्लासरूम की बात करें तो प्रकाश की कमी, ठीक है। फिर शोरगुल बहुत हो रहा हो, शोरगुल में क्या जो टीचर अगर पढ़ा रहा होता है तो वो समझ में नहीं आता, शोरगुल है। सुनने तथा देखने में दूरी, अगर बहुत दूरी है तो ना तो सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है बिजली आपूर्ति का, बिजली आपूर्ति। अब बिजली होना जरूरी है क्योंकि आजकल अगर हम मोबाइल की बात करें या फिर कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर बिजली नहीं है तो वो मैसेज सेंड नहीं होगा। इसी प्रकार से नेट की कनेक्टिविटी है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स का प्रयोग कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन को सेंड करने में, तो अगर प्रॉपर नेट नहीं है, सर्वर की प्रॉब्लम है, तो भी क्या है आप अपने जो मैसेज रिसीवर को सेंड करना चाहते हैं वो नहीं पहुंच सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान एक तरह से, इन सब सिद्धांतों का पालन कम्युनिकेटर और रिसीवर को दोनों को ही रखना चाहिए और इस संप्रेषण में इन्हीं सब सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर हम जिसे भी हम हमारा संप्रेषण करना चाह रहे हैं उसे हम प्रभावी तरीके से संप्रेषण कर सकते हैं। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें ऐड करते हैं, वह है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल को इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन और प्लस स्किल के नाम से जानते हैं। तो कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, जो हमने अभी पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि हमारे जो सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, भावनाएं, विचार आदि को दो या दो से अधिक व्यक्तियों में आदान प्रदान करना, ये तो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। अब स्किल जो है, स्किल का मतलब है कार्य करने की कुशलता, कार्य करने की
कुशलता या कुशलतापूर्वक कार्य करना, ये हमारा स्किल कहलाता है। अब कम्युनिकेशन और स्किल इन दोनों का अर्थ हुआ यानी संप्रेषण कौशल। इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। संप्रेषण कौशल। अब संप्रेषण कौशल का अर्थ क्या हुआ कि सूचनाओं तथ्यों विचार एवं भावनाएं आदि को कुशलता पूर्वक आदान प्रदान करना। तो ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण ये है और कौशल ये है, और संप्रेषण कौशल का मीनिंग हमारा ये हुआ जिसमें हम हमारी जो भी तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, विचार हैं, भावनाओं को आदि को कुशलता पूर्वक दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल मानव का क्या है, जन्मजात, एक तरह से हम कह सकते हैं प्राकृतिक, क्योंकि जन्म से ही मनुष्य क्या है, अपने आप में कम्युनिकेशन, चाहे वो अपने इशारों के रूप में हो, सांकेतिक हो, अशाब्दिक कह सकते हैं, फेस के माध्यम से हो, या किसी न किसी प्रकार से वो अपने आप को कम्युनिकेट करता ही है। ये उसकी नेचर में है, क्योंकि अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो उसे कई प्रकार के मानसिक रोग भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, मानव की एक तरह से संप्रेषण करना मानव की प्रकृति भी हम कह सकते हैं या प्रवृत्ति भी है, ठीक है, प्रवृत्ति भी है। अब इस संप्रेषण को, ये जो संप्रेषण कौशल है, उसको प्रभावी बनाने के कौन कौन से उपाय हैं। तो संप्रेषण कौशल को प्रभावशाली बनाने के उपाय। तो ये जो उपाय हैं, ठीक है। तो अब ये जो उपाय हैं, इसमें सबसे पहला है कि संप्रेषण भाषा और माध्यमों का प्रयोग करना। संप्रेषण के लिए हम क्या करें, भाषा एवं माध्यमों का प्रयोग करना। जो हमने अभी माध्यम पढ़े, और जो मनुष्य की भाषा है वो किसी भी रीजन, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, तो उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट है संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना। संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक प्रयोग, यानी संप्रेषण को जिसके पास भी हमें सेंड करना है, चाहे जनसमूह हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसकी साइकोलॉजी का, उसकी आवश्यकता, नीड, उसको क्या समझ में आता है, उसकी बेसिक मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स जो है, उसकी नीड, उसकी
आदतें, उसकी रुचि, आवश्यकता, उसका स्तर, उसकी आयु, इन सब का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें है कि इंद्रियों का प्रयोग। सबसे पहले संप्रेषण अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, इनका हम क्या करते हैं, प्रभावी तरीके से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारा शुद्ध नहीं यही लास्ट है, 2 पॉइंट्स है, 5 मिनट वन। जो शुद्ध हमारा क्या है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि जब जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कैसी हो, शुद्ध उच्चारित हो, शुद्ध वाचन हो, शुद्ध वाचन हो, साथ ही शुद्ध तरीके से द्वारा हम क्या करें, हमारा कम्युनिकेशन करें। और फिर क्या हो, इन तीनों का ही क्या हो, आपस में घनिष्ठ संबंध हो, क्योंकि इन तीनों का ही घनिष्ठ संबंध होगा तभी हमारा संप्रेषण प्रभावी होगा। ठीक है, इसमें शुद्ध वाचन भी है, शुद्ध उच्चारण भी है और शुद्ध तरीके से हम उसे कन्वे करें, तभी इन तीनों के आपसी कोरिलेशन से ही हमारा कम्युनिकेशन प्रभावी होगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि सफल नेतृत्व के लिए, क्योंकि जो लीडर होता है वो जब तक एक अच्छा वक्ता, एक कुशल वक्ता नहीं होगा तब तक वो अपना जो टीम है उसको लीड नहीं कर सकता, उसका नेतृत्व नहीं कर सकता, उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसे प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं दे सकता। तो ये सब चीजों इसके लिए संप्रेषण एक को प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन तो करते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, और कुछ व्यक्ति इतने प्रभावशाली, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी का जब हम भाषण या मन की बात सुनते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव होती है और सभी जनों को वो प्रभावित भी करती है। तो इसलिए सफल नेतृत्व के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी क्या है, अधिगम प्रक्रिया हेतु भी एक शिक्षक के लिए क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण आना चाहिए, ताकि वो अपने आप के अंदर जो ज्ञान है, उसके अंदर जो कंटेंट वो पढ़ाने जा रहा है उसको बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके और समझा सके। तो ये सारे जो उपाय हैं एक शिक्षक को या एक व्यक्ति को अपनाने चाहिए ताकि वह अपने संप्रेषण को प्रभावशाली बना सके, और संप्रेषण प्रभावशाली होगा तभी वो जिस उद्देश्य से संप्रेषण कर रहा है वो उद्देश्य सफल हो सकता है। अब आज के असाइनमेंट के रूप में आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कि संप्रेषण के सिद्धांत बताइए। जो भी हमने अभी संप्रेषण के सिद्धांत थे उनको बताना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है संप्रेषण कौशल को उदाहरण द्वारा
स्पष्ट कीजिए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज जाएं अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।